Hello students, welcome to a new lecture, and in this lecture of your chapter matter in our surrounding, that is effect of temperature on the state of matter. क्या टेम्परेचर का इफेक्ट मैटर के स्टेट पे आएगा, ये हम लोग को जानना है। और हम आपको बता दें कि जब भी इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट ऑफ मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो टेम्परेचर का चेंज होता है। आप सॉलिड से लिक्विड जाओ या लिक्विड से गैस जाओ या गैस से लिक्विड आओ या लिक्विड से आप सॉलिड में आओ, टेम्परेचर के चेंज के बिना कोई भी इंटर कन्वर्जन का पॉसिबिलिटी नहीं है। बात सुन में आ रही है? तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है स्टेट ऑफ मैटर के लिए। तो सबसे पहले हम जो इफ़ेक्ट देखेंगे वो होगा हमारा फ्यूजन और मेल्टिंग। फ्यूजन और मेल्टिंग, ये हमारे पास पहला इफेक्ट होगा। फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा फिनोमेना जिसमें सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होता हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसी को फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब भी कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, द phenomenon involving the change of a solid state to its liquid state at a particular temperature is called मेल्टिंग और फ्यूजन। इसी को हम लोग मेल्टिंग कहेंगे या फ्यूजन कहेंगे कि जब भी कोई भी ऐसा फिनोमेना जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अब बात आती है कि जब हम लोग कोई भी फ्यूजन या मेल्टिंग कुछ भी पढ़ते हैं तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है। तो जरा हम लोग मेल्टिंग, इसी पॉइंट के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? किसी भी टेम्परेचर पर, मतलब द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस टू लिक्विड स्टेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस कहते हैं। और ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब द टेम्परेचर at which a solid substance changes to its liquid state at atmospheric या एटमॉस्फेयर प्रेशर 760 mm of mercury is called मेल्टिंग पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट।
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जिस टेम्परेचर पर वो टेम्परेचर जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो, तो हम लोग उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड is an indication of strength of the interparticle existing between the interparticle forces existing between the constituent particles। ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम लोग मेल्टिंग पॉइंट से आगे समझेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी भी पार्टिकल के इंटर पार्टिकल फोर्स के स्ट्रेंथ को बताता है। तो ये बात आप इंडिकेट करके लिखेंगे कि द मेल्टिंग पॉइंट द मेल्टिंग पॉइंट of a solid is an indication of the strength of interparticle forces existing between its constituent particles। पास में आ रही है? तो यहाँ से हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट से क्या पता चलता है? स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स। बात सुन रही है? तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ये जानकारी मेल्टिंग पॉइंट से ही मिलती है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा ए पार्ट फ्यूजन था। तो बी पार्ट हमारा है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। इसी को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। सबसे पहले तो आते हैं कि फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है। मतलब कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग बोलते हैं। तो हम लिखेंगे द conversion of a substance from the liquid state into its solid state at a particular temperature is called solidification और फ्रीजिंग। बात सुन में आ रही है? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसी को हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सॉलिडिफिकेशन हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस है। अब इसके बाद हम लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट समझना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट होता हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो या 760 mm ऑफ मर्करी हो, तो उसको हम लोग उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं द टेम्परेचर एट विच liquid substance changes to its
solid state at 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब बच्चों 1 atm, और 1 atm का मतलब 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। इज कॉल्ड सॉलिड, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। किसका? उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। उस लिक्विड का क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। फिर बात आती है कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद जो इफेक्ट आता है टेम्परेचर का वो नेक्स्ट होता है, दैट इज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन में ही हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो वेपराइजेशन का डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। तो जब भी कोई लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे या किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम, ठीक है, जब भी कोई भी लिक्विड स्टेट वेपर में या गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो द conversion of the liquid state to the gaseous state at room temperature। देखो यहाँ पे टर्म रूम टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं दे रहा है। फिर लिख भी दे रहे हैं मैं कि और एट एनी टेम्परेचर का कब? उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो जाएगा तब क्या होगा? वो बॉइलिंग हो जाएगा, समझे? तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपराइजेशन और इवेपोरेशन। इसी को हम लोग इवेपोरेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो वेपराइजेशन और बॉइलिंग में अंतर यही है कि वेपराइजेशन में हम लोग को किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड जब गैस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता हो तो उसको हम लोग इवेपोरेशन या वेपरेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे से इवेपोरेशन इंक्रीज, अगर हम लोग को रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करना है टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, या हम लोग अगर इवेपोरेशन इंक्रीज करना है तो हम लोग सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं, और इवेपोरेशन डिक्रीज होता है तो हम लोग जरा लिख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये बहुत आप लोगों के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। पहला फैक्टर जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। ठीक है, ये है, और इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा विथ राइजिंग टेम्परेचर। तो लिखेंगे इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। दूसरा, सरफेस एरिया बहुत ही मायने रखता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना जल्दी होगा। तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना भी है। तो इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो इवेपोरेशन increases
with an increase in the surface area of the लिक्विड। तो लिक्विड के सरफेस एरिया जितना ही बढ़ेगा उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इवेपोरेशन बढ़ने के लिए सरफेस एरिया का इंक्रीज होना इम्पॉर्टेंट है। फिर इसका जो तीसरा फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। तीसरा जो फैक्टर जो इसको इफेक्ट करेगा वो है ह्यूमिडिटी। ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे इवेपोरेशन घटेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है अमाउंट ऑफ वाटर ह्यूमिडिटी में प्रेजेंट रहता है। तो इसकी वजह से जो वेट क्लोथ्स रहते हैं वो धीरे धीरे सूखते हैं। इसीलिए रेनी सीजन में कपड़े जो है धीरे धीरे सूखते हैं, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर ह्यूमिड रहता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। तो इस वजह से हम लोग घर में भी अगर पंखा वगैरह चला के सुखाने की कोशिश करते हैं तो इट टेक्स टाइम। लेकिन वहीं पर अगर गर्मी का सीज़न हो, आप बाहर भी कपड़ा ना डाल के आप घर में ही पंखा चला दो, जल्दी कपड़ा सूख जाता है। इसका मतलब ह्यूमिडिटी के ऊपर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। तो आप ये लिख सकते हो कि इवेपोरेशन इंक्रीज ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से भी हो सकता है। फिर दूसरा है विंड स्पीड, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जब पंखा हम लोग चला देते हैं, जब फ़ैन चला के हवा से हम लोग चाहते हैं कि कपड़े को सुखा लें, तो जितना जल्दी आपका हवा चलता है उतना जल्दी आपका कपड़ा सूखता है। तो इवेपोरेशन बढ़ेगा जैसे जैसे विंड का स्पीड बढ़ेगा। तो आप एक और फैक्टर आप चाहो तो जोड़ सकते हो। मैं इसीलिए आपको पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको ऐसे टाइप लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आता और वो नंबर गेन करने का तरीका भी नहीं है। फिर हम लोग आते हैं विंड स्पीड पर। तो इवेपोरेशन increases with increase in the विंड स्पीड। विंड स्पीड के बढ़ने की वजह से इवेपोरेशन जो है बढ़ जाता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो है बॉइलिंग। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर क्या था कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट में ही हमारा अगर लिक्विड स्टेट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग इवेपोरेशन या वेपराइजेशन कहते हैं। बॉइलिंग क्या है, एक लिक्विड को हम लोग बॉयल तब कहेंगे जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। किसी भी लिक्विड को हम लोग बॉयल तब कहेंगे जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब हम लोग ये कहेंगे कि लिक्विड जो है बॉयल कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 ग्राम ऑफ लिक्विड को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने में लगता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वही उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब 1 ग्राम ऑफ लिक्विड को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट और वही उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बॉइलिंग क्या है, लिक्विड इज said to boil when its
equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं, इसी को हम लोग बॉयल कह सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोग लैटेंट हीट ऑफ, अब इसी में आता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये एक नया टर्म है बच्चों, आप लोगों को एकदम पूछा जाएगा जब भी एग्जामिनेशन होगा आपका, तो टीचर इसको देता ही देता है कि व्हाट इज़ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसके डेफिनेशन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हम लोग कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ heat energy required to change 1 gram of a liquid to state 1 atmosphere pressure at its boiling point is called latent heat ठीक है। और आपको बता दें कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जो यूनिट होता है वो कैलोरी पर ग्राम होता है। तो आप लिख सकते हैं द यूनिट ऑफ latent heat of vaporization is कैलोरी पर ग्राम होगा। बात समझ आ रही है? फिर आता है कंडेंसेशन। क्या आता है? कंडेंसेशन। ठीक है, अब कंडेंसेशन क्या है? इसी कंडेंसेशन को बहुत सारी जगह लिक्विफिकेशन भी कहा गया है। लिक्विफैक्शन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विफैक्शन। जब भी कोई गैसेस सब्सटेंस लिक्विड में स्टेट में आता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो द कन्वर्जन ऑफ a substance from the gaseous state to its liquid state at a particular temperature is called कंडेंसेशन। उसी को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब भी हमारा कोई सब्सटेंस गैसेस स्टेट से किस में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड स्टेट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो हम उसको क्या टर्म देते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर एक टर्म आता है फ्रॉस्टिंग। क्या आता है? फ्रॉस्टिंग। और ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का लास्ट पॉइंट रहा होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे, लास्ट पॉइंट जो होगा उसको हम लोग सब्लिमेशन एंड
फ्रॉस्टिंग। ठीक है, ये गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस को हीट करके डायरेक्टली पास करेंगे सॉलिड से और डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बिना मेल्ट किए सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को सब्लिमेशन। और इसका रिवर्स प्रोसेस दैट इज कन्वर्जन ऑफ वेपर स्टेट ऑन कूलिंग टू गिव बैक टू द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रॉस्टिंग। बात समझ आ रही है? अगर हीट करके सॉलिड को डायरेक्ट गैस में आप बदलते हैं तब उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलेंगे, और अगर हम लोग गैस को कूल करके डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग फ्रॉस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे द प्रोसेस in which a substance on heating or at room temperature passes directly from the solid state to the gaseous state without melting is called सब्लिमेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। मतलब बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? गैस में। जबकि इसी का उल्टा प्रोसेस कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर स्टेट क्या करके? कूलिंग करके। और सब्लिमेशन क्या करते हैं हम लोग? हीट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? कूलिंग। कूल करके टू गिव कहाँ ले जाएंगे? वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में। बैक द सॉलिड substance is called फ्रॉस्टिंग। इसी को क्या बोलेंगे? फ्रॉस्टिंग। तो ये डिफरेंस है सब्लिमेशन और फ्रॉस्टिंग का। बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, बेंजोइक एसिड, कैनेप्थलीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस, ये सब सारे जो है सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है कि कौन कौन से सब्सटेंस सब्लिमेशन और फ्रॉस्टिंग जैसा सब पार्ट यूज़ करते हैं तो आप लिख सकते हो अमोनियम क्लोराइड है, फिर आप लिख सकते हो आयोडीन, फिर कैम्फर मतलब कपूर, कैम्फर, फिर है बेंजोइक एसिड, फिर है नेप्थलीन, जो है नेप्थलीन बॉल जो है हम लोग रखते हैं वार्म क्लोथ्स का ताकि उससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब सारे एग्जाम्पल होंगे किसके? ये सारे एग्जाम्पल होंगे सब्लिमेशन के, जो कि सब्लिमेशन जैसा फिनोमेना देते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए, तो ध्यान रखेंगे। अब हम लोगों के पास यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है।
और इसके बाद हम कुछ आपको एक्टिविटी बताएंगे, और एक्टिविटी के बाद हम लोग कुछ पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे कुछ डिस्कशन करेंगे, और तब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, बताओ बच्चों क्या है? अगर आप लोगों को याद होगा तो। कॉपी पलटा है कभी? नहीं पलटा तो आपके पास जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक।